तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पीटी 365 पॉलिटी को ख़त्म कर लेने के बाद में पीटी 365 इकोनॉमी को। उम्मीद करता हूँ पीटी 365 पॉलिटी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को किस तरीके से कवर करना है, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरीके से कवर करना चाहिए, इन बेसिस पे हमने पीटी 365 पॉलिटी को कवर कर लिया है। इस पर्टिकुलर लेक्चर और आने वाले कुछ लेक्चर में मैं आपको ये दिखाने की और सिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिरी 90 दिनों से भी कम में जब पीटी 365 इकोनॉमी आपको पढ़नी है तो कौन से टॉपिक्स पे, उनमें कौन सी चीज़ों पे आपको फोकस रखना है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम्स में बी इट यूपीएससी सीएपीएफ, बी इट यूपीएससी सीडीएस और बी इट सिविल सर्विसेज, कैसे उसमें क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे गए हैं, ताकि उन टॉपिक्स को जो अभी हम देखने वाले हैं उनको आप उस तरीके से पढ़ पाओ। और सिर्फ यही नहीं, हम यहाँ पे ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसे कैसे कवर करना है और कौन से स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस रखना है। तो चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है जीडीपी एस्टिमेशन इन इंडिया। अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक आपके सामने दिख रहा है ना, ये कोई नया टॉपिक नहीं है कि आज ही उभरा है। ये पिछले कई सालों से, जब से करंट गवर्नमेंट ने जीडीपी को एस्टिमेट करने का फॉर्मूला चेंज किया था, अपोजिशन ये क्लेम कर रहा है और उन पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपने जीडीपी एस्टिमेशन में जो नया फॉर्मूला इजाद किया है उस कारण से आपकी जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है। अब मुद्दा यह है कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए जो आपको इस मैगजीन में भी देखने को नहीं मिलेंगे, मैं आपको वो बताता हूँ। तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं नेशनल इनकम के अंतर्गत। आप सबने पढ़ा होगा, ये कोर ऑफ द कोर इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है, इसका करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जीडीपी एस्टिमेशन जिस तरीके से चेंज किया गया उसमें जो मेजर चेंजेस की हेडिंग है वो आपसे प्रीलिम्स में बिल्कुल पूछी जा सकती हैं, बिल्कुल पूछी जाएंगी कि इनमें से कौन से फैक्टर्स को चेंज किया गया है। जहाँ पे आपको ऑप्शन कुछ इस तरीके से मिलेंगे, जैसे बेस ईयर, जैसे आपको ऑप्शन मिलेंगे हेडलाइन जीडीपी विल बी जीवीए एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस इंस्टेड ऑफ जीडीपी एट कांस्टेंट फैक्टर कॉस्ट। आपको कंफ्यूज किया जाएगा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट से। आपको कंफ्यूज किया जाएगा यहाँ पे MCA 21 डाटा से, कि ये जो MCA 21 डाटा है इसके थ्रू क्या हम ज़्यादा ब्रॉडर कवरेज कर पा रहे हैं, जिस कारण से जीडीपी एस्टिमेशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपको यहाँ पे दिया जाएगा SNA 2008 के बारे में और आपसे पूछा जाएगा कि इसको हमने इसलिए लाए ताकि हम लोग इंटरनेशनल लेवल से मैचअप कर पाएँ अपने कैलकुलेटिंग मेथड को। आपसे पूछा जाएगा कि फिनेंशियल सेक्टर का कवरेज हम लोगों ने किस तरीके से बढ़ाने की कोशिश करी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि ये इफेक्टिव लेबर इनपुट मेथड को हमने एड्रेस किया क्या। ये ब्रॉड हेडिंग्स हैं, इन पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर अंदर सब टॉपिक्स हमने जो पढ़े हुए हैं या आपने भी जहाँ भी पढ़े हैं जिस तरीके से, वो थोड़ी अंदर की बात हो गई, मगर ये तो वो चीज़ें बताई मैंने आपको ऊपर ऊपर की जो आपको बिल्कुल सटीक तरीके से टिप्स पे याद होना चाहिए। और अगेन, जैसे कि आपको पता है कि जब भी मैं किसी चीज़ को बताता हूं तो उसका कोई बेस होता है, राइट। यूपीएससी मेंस 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेंस में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, डिफरेंस बताओ इन द कंप्यूटिंग मेथडोलॉजी ऑफ इंडियाज जीडीपी बिफोर 2015, मतलब जब सरकार ने चेंज नहीं की थी, एंड आफ्टर द ईयर 2015। अब एक्चुअली में जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये इस यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन का जवाब था। तो इस जवाब को प्रीलिम्स के क्वेश्चन में बदलने में उनको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, भली मैगजीन ने न दिया हो मगर आपको ये चीज़ें पढ़ के जानी है। अब अगर आपने इन चीज़ों को पढ़ लिया तो अब एक बच्चा भी समझता है कि आपको जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों को पढ़ के जानना पड़ेगा, ठीक है।
आपसे बड़े बेसिक बेसिक से वो सवाल पूछेंगे कि यहाँ से अगर हमें यहाँ जाना है तो कैसे पहुँचेंगे। आपसे पूछेंगे, माइट बी पॉसिबल कैलकुलेशन तो नहीं पूछती यूपीएससी, मगर इनकी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को बीच में डाल देती है कि बताओ नेट इनडायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, फैक्टर कॉस्ट पे, बेसिक प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे। अब ये क्वेश्चन का जवाब वही स्टूडेंट दे पाएगा, या पूछ लिया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड रहते हैं, ये वही दे पाएगा जिसने इस कैलकुलेशन को समझा है, जिसने थोड़ी सी डीप स्टडी की है कि यहां से यहां और यहां से यहां कैसे पहुंचा जाता है। और एल्स खत्म हो जाओगे, या जिस भी स्टूडेंट ने इस तरीके से नहीं पढ़ा है, खत्म खेल। इसके बाद में जीडीपी और जीवीए में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप समझ पाओगे कि जीडीपी एस्टिमेशन मेथड में चेंजेस क्या किए गए हैं। ठीक है, तो ये वो बेसिक चीजें हैं जो एटलीस्ट आपको इस टॉपिक को देखते हुए पढ़ के जानी ही चाहिए। और मैं मान के चल रहा हूं कि मैं इतने समझदार बच्चों को पढ़ा रहा हूं कि वो ये बात तो जानते ही हैं कि 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वो तो उनको पता होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे। देखो बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसे कौन निकालता है। अब क्या आपको नहीं पता यूएनडीपी निकालती है। आपसे पूछा जाएगा भारत में कौन निकालता है, आपको नहीं पता नीति आयोग निकालती है। आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, आपको नहीं पता कौन से पैरामीटर्स हैं। तो आप लोगों को इसके जो मेजर पैरामीटर्स हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के, इसी के साथ साथ उन पैरामीटर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड का नहीं बोल रहा हूँ, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसको पढ़ के जाना चाहिए, जाना ही चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ या इसे क्यों पढ़ना है ना, आपका क्वेश्चन आ रहा होगा। हमने इसे कहाँ पढ़ा था, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, याद करो क्या था आर्टिकल। आर्टिकल था कि 415 मिलियन इंडियंस को लिफ्ट किया गया है पॉवर्टी से इन 15 ईयर्स। ये किसने बताया था, यूएनडीपी की एक रिपोर्ट ने। तो ये जो टॉपिक है ये इसलिए न्यूज़ में था। कब पढ़ा था, 11 जुलाई 2023 को ये न्यूज़ आई थी। ठीक है, और जानना है क्यों पढ़ना है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, एकदम फुद्दू क्वेश्चन है। अब आप इतने समझदार हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि इसी के साथ साथ आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी पढ़ के जाओगे, है ना, कॉमन सेंस की बात है। अब अगर आप ये सब पढ़ ही रहे हो तो आप लोग इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में जितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको भी पढ़ के जाओगे। ठीक है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया और बाकी के जो हमने पढ़े। तो अच्छा पढ़े मतलब ये यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, जैसे ये इकोनॉमिक फैक्टर्स जीडीपी, जीएनपी, और ये बाकी के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, पॉवर्टी, लिटरेसी, ये पढ़ के जाना है। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने परसों ही भारत में कितना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट चल रहा है। इनफैक्ट हमने तो ये भी देखा था कि 2000 से लेकर 2020 तक हम लोगों ने कितना आईएमआर कम किया, कितना एमएमआर कम किया, हमने देखा था। तो ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी चाहिए, ये आपसे पूछेंगे वो। इसके बाद में एक और फुद्दू टॉपिक, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब आप में से कौन नहीं जानता कि सीधे पैसा जो है वो बेनिफिशरी के अकाउंट में भेज दो। अगर ऐसा करते हैं हम लोग तो इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे और ये कैसे किया जाता है। तो ये किया जाता है जब हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू लोगों के अकाउंट खुलवाए थे, है ना, और यहीं से हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ का एक कंपोनेंट होता है, और इसीलिए आपसे मल्टीपल टाइम यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। यूपीएससी मेंस में 2017 में इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, फिर 2016 में एक और प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक पॉइंट आपको लिखना पड़ता है। तो इसी चीज को वो लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में लगा के क्वेश्चन पूछ लेंगे। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। चलो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब देखो आज की तारीख में इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई भी नहीं है। पता है आपको क्यों? लखपति दीदी स्कीम, हमारी सरकार ने प्रण ले लिया है, हर वुमेन को लखपति बनाएंगे। अच्छा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने अगर मेरे साथ बजट को पढ़ा है तो नारी शक्ति को भी पढ़ा होगा। नारी शक्ति को पढ़ा है तो यहाँ पे आपने ये भी पढ़ा होगा
कि 1 करोड़ वुमेन असिस्टेड बाय 83 लाख एसएचजी टू बिकम लखपति दीदी। मैंने आपसे उस समय भी क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे जो 1 लाख रुपए हमारी सरकार कोशिश करेगी कि हर वुमेन कमाए रूरल एरिया की, ये महीना है या साल है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछे जाएंगे कि हमारी सरकार ने क्या प्रण लिया है, 2 करोड़ को कर चुकी है या 2 करोड़ करने वाली है और अब 3 करोड़ करने वाली है। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो स्कीम है ये कौन इनिशिएट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर रही है, कौन कर रहा है, बताओ जरा चैट सेक्शन में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप पे। सेल्फ हेल्प ग्रुप पे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सेल्फ हेल्प ग्रुप और नाबार्ड को कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे कि नाबार्ड ने किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप को और बैंक को लिंकेज किया, ये लिंकेज पे क्वेश्चन पूछेंगे। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक लिंकेज प्रोग्राम है ये कब से इनिशिएट हुआ। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे राष्ट्रीय महिला कोष के बारे में। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना डे NRLM के बारे में कि ये जो स्कीम है किस तरीके से इनिशिएट हुई। बस इस तरीके से अगर आप पढ़ लोगे तो आपका हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और आखिरी में जो बजट में थोड़े थोड़े से फैक्ट्स हमने पढ़े, आई होप आपने बजट पढ़ लिया होगा, है ना। हमने पढ़ा था ना 1.2 करोड़ एसएचजी, इसमें 88% वुमेन एसएचजी हैं, जिसमें से 50% एसएचजी जो है वो अनएजुकेटेड वन है। ये सिंपली बजट से उठने वाले वो क्वेश्चन हैं जो आपको सीधे तौर पे देखने को मिलेंगे। सीधे तौर पे आप पूछते हो ना क्वेश्चन बजट से कैसे आते हैं, तो वो ऐसे आते हैं। इसके बाद में देखो जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। यार कौन नहीं जानता कि वुमेन से रिलेटेड नोबेल प्राइज मिला था। लेबर फोर्स हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ही रही है, इस पे क्यों क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और इससे जो क्वेश्चन आएगा ना वो बड़ा ही सिंपल आएगा। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे सिर्फ और सिर्फ इस यू शेप्ड कर्व पे कि आपने क्या ये यू शेप्ड कर्व पढ़ा है। इस यू शेप्ड कर्व में यहाँ पे कौन सी वुमेन आती है। जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है एग्रीकल्चर से और इंडस्ट्रियल से सर्विस होता है तो वुमेन के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है और क्यों पड़ता है। बस इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में अगला टॉपिक क्या है, गिग इकोनॉमी। अरे यार गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर, शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट, इनसे जुड़े हुए सोशल सिक्योरिटी स्कीम से रिलेटेड इशू पूरे साल न्यूज़ में चलते रहे। इस पे क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल पूछा जाएगा क्योंकि जो गिग वर्कफोर्स है, ऐसा हमने न्यूज़पेपर में मल्टीपल टाइम पढ़ा है। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल था अगर आपको याद हो तो, कि 23.5 मिलियन हिट कर जाएगा बाय फाइनेंशियल ईयर 2030। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ गिग वर्कर नहीं पूछेंगे, वो आगे प्लेटफॉर्म लगा देंगे। आधे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि प्लेटफॉर्म का मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, वो सिर्फ गिग वर्कर पढ़ के जाएंगे। इससे जुड़े हुए इशू पूछेंगे, ये थोड़ी पूछेंगे बच्चों से सवाल। वो पूछेंगे कि यहाँ पे इस गिग इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या इसमें मल्टीटास्किंग होती है कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया जाता है। वो आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं। वो आपसे पूछेंगे कि क्या इनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया गया है, हाँ तो वो कौन से लेबर कोड के अंतर्गत आएगा। ये क्वेश्चन पूछेंगे और आप पढ़ के जाओगे अगर सिर्फ गिग वर्कर के बारे में तो भगा देंगे वो। ठीक है, तो लेबर कोड में कौन सा सोशल सिक्योरिटी फंड किस में स्टैब्लिश हुआ है फॉर दिस गिग वर्कर, ये पढ़ो। इनके लिए ई श्रम पोर्टल ये क्या होता है, किसका डाटाबेस होगा, अनऑर्गेनाइज वर्कर का, क्या गिग वर्कर आते हैं, हाँ इसके बारे में पढ़ो। पढ़ो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, किस तरीके से इनको इंश्योरेंस बेनिफिट दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछेंगे आपसे। इसके बाद में अगला टॉपिक है इन्वेस्टर सर्विस फंड और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। अब ये जो टॉपिक होते हैं ना ये साल भर न्यूज़ में बहुत कम आते हैं, मगर ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने जब आपको ये पढ़ाया था जब भी बताया था, ये जो टॉपिक है ये इंडियन इकोनॉमी में फिनेंशियल मार्केट के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ये करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहा था, मगर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड क्या होता है, किन लोगों का पैसा यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में बचाने की कोशिश की जा रही है इस फंड के थ्रू, आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इस फंड में जो ट्रस्ट बैठेगा उसके 5 ट्रस्टीज कौन कौन होंगे। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो ट्रस्टीज हैं इनका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, इसमें लिस्टिंग फीस भी होगी क्या। आपसे डिपॉजिटरीज पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसी तरीके से बिल्कुल सेम सर्विस फंड पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इसके बारे में आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। जैसे रेगुलेटरी ओवरसाइट कमिटी से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होती है। आपसे पूछेंगे कि ये जो इन्वेस्टर सर्विस फंड है इसका स्टॉक एक्सचेंज में क्या यूटिलाइजेशन है। आपसे पूछेंगे कि CDSL और NDSL ये कैसे डिपॉजिटरीज होती हैं और क्या ये इससे लिंक्ड है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे इन्वेस्टर सर्विस फंड और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड पे पूछे जाएंगे। ये बहुत ट्रिकी टॉपिक है, इसको आपको बहुत शांति से पढ़ना, और जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है वो पढ़ो, और जिसने पढ़ लिया वो जाके रिवाइज करो। ठीक है, मैंने बहुत बहुत इलेबोरेटली आपको ये चीज़ें समझाई हैं। अगला टॉपिक सोशल स्टॉक एक्सचेंज, बिल्कुल वैसा ही टॉपिक है जैसा अभी हमने बताया इन्वेस्टर सर्विस फंड। सोशल स्टॉक एक्सचेंज बहुत कम न्यूज़ में रहा, मगर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड ये क्या होते हैं, हम लोगों ने सिंपली इस डायग्राम के थ्रू बड़ी आसानी से इस चीज़ को समझा था कि कैसे अगर कोई सोशल सर्विस करना चाहता है तो वो इस तरीके के बॉन्ड को लेके पैसा दे देता है। क्वेश्चन आपसे सिर्फ और सिर्फ इसके मैकेनिज्म पे ही पूछा जाएगा, और बाकी का जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उसको अगर आप अभी छोड़ भी दोगे क्योंकि वो मेंस के लिए, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ और सिर्फ इस मैकेनिज्म पे ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना कि इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज को कौन सी संस्थाएं इशू करती हैं, ध्यान देना कि ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे लिस्ट होता है, ध्यान देना कि ये किस तरीके का फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है। बस ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ देना, वो मेंस के लिए। और आपकी याददाश्त के लिए मैं बता दूं कि ये एक आर्टिकल आया था इकलौता, ये द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वी हैव रेड दिस टॉपिक ऑन 13 अगस्त। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने यहाँ से पढ़ा था, ये हमने उसका डायग्राम क्रिएट किया था, ये हमने उसका मैकेनिज्म क्रिएट किया था, और ये प्री और मेंस की तैयारी हमारी। अगला टॉपिक है डी डॉलराइजेशन या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन करेंसी। आप में से कौन नहीं जानता कि इस टॉपिक पे कम से कम 500 आर्टिकल सारे न्यूज़पेपर मिला के छाप चुके हैं। तो देखो, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो बड़ा ही सिंपल होगा। आपसे पूछेंगे कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में किस करेंसी का सबसे ज़्यादा दबदबा है, ये होगा फैक्चुअल क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या स्टेप्स भारतीय सरकार ने लिए हैं या हमें क्या लेने चाहिए जिससे हम इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज कर सकें। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमारी करेंसी इंटरनेशनलाइज होगी, दूसरे देश उसका यूज़ करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चीज़ को कनेक्ट करके कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और करेंट अकाउंट, इनमें से किसको हमने पार्शली कन्वर्टिबल रखा हुआ है और किसको फुल कर दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट पे, डेल श्योर है ये क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉरेक्स स्वैप और करेंसी स्वैप पे, ये वो सब टॉपिक्स हैं जो हम नहीं पढ़ते। अब ये जो टॉपिक है ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने देखा था, कैन डॉलराइजेशन सेव एन इकोनॉमी, जहाँ पे हमने अर्जेंटीना के पीसो के बारे में पढ़ा था। हमने इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से अर्जेंटीना, इक्वेडोर, इनकी इकोनॉमी डॉलर को अपनाने की वजह से डूब गई। तो हमको ये चीज़ करनी चाहिए क्या, यहाँ पे हमने पढ़ा था डॉलराइजेशन, ये डी डॉलराइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और यही चीज़ आपको समझ में आएगी जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी 3 इकोनॉमीज के नाम बताओ जो फुल्ली डॉलराइज हो गई, आधे बच्चे सिमट जाएंगे इस क्वेश्चन में। जवाब है इक्वेडोर, पनामा, अल सल्वाडोर। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा डॉलराइजेशन पे तो मेजॉरिटी बच्चे गलती करके आएंगे डी डॉलराइजेशन समझ के आंसर लगा के। यही तो कॉन्सेप्ट है कि डॉलराइजेशन अलग चीज़ है, डॉलर को अपनाना, और डी डॉलराइजेशन मतलब डॉलर को हटाना या अपनी करेंसी को बढ़ाना। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से इस तरीके से समझा होगा। डेट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। मैं आगे और भी ऐसे लेक्चर लेके आऊँगा। थोड़ा मोटिवेट करो, नीचे चैट सेक्शन में बताओ कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, ऐसे और टॉपिक्स चाहिए या नहीं चाहिए, आपको कैसे बेनिफिट कर रहे हैं। इट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग मोर लेक्चर्स soon. So we'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.